एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जहां एक बच्चा पैदा होता है। हॉस्पिटल के रूम में उसने अपनी पहली सांस ली और उसी एग्जैक्ट वक्त वो एक बहुत बड़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। हाँ, मतलब उसके पास अभी अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो बोल नहीं सकता, पर लॉ की नज़र में उसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स तुरंत आ गए हैं। एग्जैक्टली। पर यहाँ एक कैच है। अगर उसी परिवार में उस बच्चे की बड़ी बहन पैदा हुई थी तो उसे अपनी पहली सांस के साथ ये हक नहीं मिला, या कम से कम साल 2005 से पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था। राइट, और ये सुनने में शायद किसी पुरानी मूवी की स्क्रिप्ट लग सकती है, पर ये कोई एंशिएंट फोकलोर नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा हिंदू लॉ का वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसने हजारों सालों तक वेल्थ, प्रॉपर्टी और परिवार के स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया है। वहीं तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी जर्नी ऑफ वेल्थ को ट्रैक करेंगे। हमारे पास कई लीगल टेक्स्ट्स, केस लॉज और आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम डीकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन ये समझना है कि एंशिएंट फैमिलीज आखिर अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करती थी, किसके पास पावर होता था और कैसे एक सिंगल लीगल स्ट्रोक ने इस पूरे सिस्टम को परमानेंटली बदल दिया, बिना किसी हैवी लीगल जार्गन के। तो कहानी शुरू होती है उस सबसे बेसिक यूनिट से जिसे लॉ हिंदू जॉइंट फैमिली कहता है। अब आमतौर पर जब भी जॉइंट फैमिली का जिक्र होता है तो दिमाग में एक बड़ी टिपिकल सी इमेज बनती है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली, एक बड़ा सा आंगन और कई सारी जनरेशंस जो एक ही छत के नीचे रह रही हैं। राइट। और यहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पैदा होता है। आम धारणा ये है कि जॉइंट फैमिली तभी बनती है जब उनके पास कोई एंसेस्ट्रल यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, जो कि लीगली बिल्कुल गलत है। हमारे सोर्सेज बहुत क्लियरली बताते हैं कि एक जॉइंट फैमिली के बनने के लिए किसी जॉइंट प्रॉपर्टी का होना जरूरी है ही नहीं। वेट, सच में? बिना प्रॉपर्टी के भी? हाँ बिल्कुल, एक परिवार बिना एक भी रुपए की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी लीगल टर्म्स में जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकता है, क्योंकि लॉ जॉइंटनेस को सिर्फ प्रॉपर्टी के चश्मे से नहीं देखता। अच्छा, तो फिर वो जॉइंटनेस आती कहाँ से है? ये बेसिकली एक स्टेट ऑफ लिविंग है। सर दिनशाह मुल्ला, जो कि हिंदू लॉ के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी क्लासिक डेफिनेशन के मुताबिक एक हिंदू जॉइंट फैमिली में वो सभी लोग आते हैं जो एक कॉमन एंसेस्टर यानी एक पूर्वज के लीनियल डिसेंडेंट्स होते हैं। राइट, मतलब एक ही ब्लड लाइन के लोग। एग्जैक्टली। और इस ब्रॉड अम्ब्रेला में मेल मेंबर्स, उनकी पत्नियां और अविवाहित बेटियां, अनमैरिड डॉटर्स शामिल होती हैं। इनका जॉइंटनेस बेसिकली फूड, वर्शिप और एस्टेट में होता है। ओ, मतलब अगर खाना एक रसोई में पक रहा है या परिवार एक ही जगह पूजा कर रहा है और उनका ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़ा है तो वो एक जॉइंट फैमिली है। हाँ, प्रॉपर्टी का होना अनिवार्य नहीं है, पर एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। आजकल तो लोग अलग रहने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है, तो क्या एक अकेला मेल मेंबर जॉइंट फैमिली बना सकता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि परिवार के बाकी मेल मेंबर्स अलग हो गए या उनकी डेथ हो चुकी है, तो क्या उस न्यूक्लियर सेटअप में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? वही मेरी समझ से तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली जॉइंट तो रही नहीं। पर लॉ ऐसा नहीं मानता। इसका जवाब हमें एक बहुत फेमस केस से मिलता है, गोली बुद्दाना वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में कंप्लीटली क्लियर किया गया कि एक सिंगल मेल मेंबर भी अपनी विधवा माँ और बहनों के साथ मिलकर एक लीगल HUF कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। वाह, मतलब मेल मेंबर्स का एक से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी मैंने पढ़ी थी। हिंदू जॉइंट फैमिली बेसिकली एक फ्लोइंग रिवर, एक बहती हुई नदी की तरह है। सही कहा, वो नदी वाली एनालॉजी बहुत परफेक्ट है। हाँ, जब परिवार में नए बच्चे जन्म लेते हैं तो इस नदी में पानी का लेवल बढ़ जाता है। जब किसी की डेथ होती है तो पानी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मृत्यु होने से या मेंबर्स के अलग होने से नदी बहना बंद नहीं करती। बिल्कुल, एक सिंगल मेल मेंबर के बचे रहने से फैमिली का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। वो बस उस नदी का एक टेम्पररी फेज है। नए मेंबर्स आएंगे तो पानी फिर बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई बड़ी नंदी यानी हिंदू जॉइंट फैमिली। अब इस बड़ी नंदी के ठीक सेंटर में चलते हैं, एक छोटा बहुत ही एक्सक्लूसिव VIP सर्कल होता है जिसे लॉ की भाषा में कोपासिनरी कहते हैं। और यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पर वेल्थ का असली खेला शुरू होता है। कोपासिनरी एक नैरोअर बॉडी है। राइट।
इस वीआईपी सर्कल में एंट्री कैसे मिलती है? जैसा कि शुरुआत में जिक्र हुआ था, बाय बर्थ। एग्जैक्टली इस सर्कल का सबसे फंडामेंटल रूल यही है कि इसमें सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी में हक उनके जन्म लेने से ही मिल जाता है। और इसके लिए ट्रेडिशनल हिंदू लॉ ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया था जिसे द 4 जनरेशन रूल कहा जाता है। 4 जनरेशन रूल। तो इसके मुताबिक कोपा सिनरी में प्रॉपर्टी का जो आखिरी होल्डर है, जिसे प्रोपोजिटर्स कहते हैं, वो और उसके लगातार 3 जनरेशन्स आते हैं, यानी पिता, बेटा, पोता और परदादा। टोटल 4 डिग्रीज। स्पेसिफिकली 4 डिग्रीज ही क्यों चुने, 5 क्यों नहीं, या सिर्फ 2 क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत आर्बिट्ररी लगता है सुनने में। पर इसके पीछे का लॉजिक प्योरली एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी और रिचुअल से जुड़ा हुआ है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के मुताबिक जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को स्पिरिचुअल नरिशमेंट देने के लिए पिंडा ऑफर किए जाते हैं। ओह, यानी पिंडादान की प्रथा। बिल्कुल। और ऐसी मान्यता थी कि एक व्यक्ति को सिर्फ उसके अगले 3 जनरेशन्स तक के डिसेंडेंट्स ही ये पिंडा ऑफर कर सकते हैं। यानी रिचुअल्स परफॉर्म करने का हक और ड्यूटी सिर्फ इन 4 डिग्रीज के अंदर आती थी। आई सी। तो इसीलिए प्रॉपर्टी राइट्स को भी इस स्पिरिचुअल ड्यूटी के साथ सीधे तौर पर जोड़ दिया गया। जो मृत्यु के बाद पिंडा देगा, वही जिंदा रहते हुए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हकदार होगा। सही बात है। अगर कोई ब्लड लाइन में 4 डिग्री के बाहर पैदा होता है तो वो बाय बर्थ हिस्सा नहीं मांग सकता। यहाँ पर एक बड़ा लॉजिकल डाउट आता है। अगर मैं हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा हूँ, उसी घर में रह रही हूँ, उसी रसोई का खाना खा रही हूँ, तो क्या मैं ऑटोमेटिकली उस वेल्थ वाले वीआईपी सर्कल का हिस्सा नहीं बन जाती? यही तो इस स्ट्रक्चर की सबसे पिक्यूलियर बात है। हर को पार्टनर बिना किसी डाउट के जॉइंट फैमिली का हिस्सा होता है। लेकिन हर जॉइंट फैमिली मेंबर को पार्टनर नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन समझना सच में जरूरी है। ट्रेडिशनली परिवार की पत्नियां या विधवाएं एचजीएफ की मेंबर जरूर होती थी। उन्हें उस एंसेस्ट्रल हवेली में रहने का राइट टू रेजिडेंस और मेंटेनेंस मिला हुआ था। पर प्रॉपर्टी में ओनरशिप नहीं मिलती थी, क्योंकि वो उस स्पिरिचुअल लिनेज वाले 4 जनरेशन के स्ट्रिक्ट रूल में ट्रेडिशनली फिट नहीं बैठती थी। वो बड़ी नंदी का हिस्सा जरूर हैं, पर उस प्रॉपर्टी होल्डिंग इनर सर्कल के बाहर थी। अब ये वीआईपी सर्कल बन तो गया, पर इसके रूल्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है? यहाँ हमारे देश की कल्चरल डाइवर्सिटी लॉ में भी झलकती है। इस कॉपा सिनरी को बनाने के 2 अलग-अलग स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हैं, मिताक्षरा और दया भागा। राइट। और इन दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहले बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल की। बंगाल और असम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में लगभग यही स्कूल फॉलो होता है। ये स्कूल विज्ञानेश्वरा नाम के एक एंशिएंट स्कॉलर की कमेंट्री पर आधारित है, और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, बर्थ राइट। जैसे ही उस बच्चे ने पहली सांस ली, उसका प्रॉपर्टी में एक डेफिनेट हिस्सा क्रिएट हो गया। हाँ, इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को लीगल टर्म्स में अप्रतिबंध दया यानी अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहा जाता है। अनऑब्स्ट्रक्टेड इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी में हक मिलने के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे के पिता जिंदा है, फिर भी उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिल गया है। पिता की लाइफ उस बच्चे के राइट्स के आगे रुकावट नहीं बनती। इसे एक एनालॉजी से समझें तो मिताक्षरा एसेंशियली एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह फंक्शन करता है। वाह, ये बैंक अकाउंट वाली एनालॉजी एकदम सटीक है ना? जैसे ही परिवार में नया बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उस जॉइंट अकाउंट में तुरंत ऐड हो गया, और अब वो भी उस बैलेंस का बराबर का हिस्सेदार है। भले ही वो अगले 20 साल तक बैंक की एक ब्रांच भी ना देखे। और इसके ठीक उलट काम करता है दया भागा स्कूल। इसे जिमुत वाहना नाम के स्कॉलर ने लिखा था, और ये प्राइमरीली बंगाल और आसाम में फॉलो होता है। यहाँ तो बाय बर्थ जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? बिल्कुल नहीं करता। इस स्कूल के हिसाब से बच्चे के पैदा होने पर प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं बनता। कोपार्सनारी तभी बनती है जब पिता की मृत्यु होती है। जब तक पिता जिंदा है, वो इकलौता एब्सोल्यूट ओनर है। तो इस कॉन्सेप्ट को सप्रतिबंध दया यानी ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहते हैं। पिता का जिंदा होना बेटे के राइट्स के बीच में खड़ी एक ऑब्स्ट्रक्शन है। एग्जैक्टली। और इसको हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख सकते हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे? क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद ही बेनिफिशियरीज को मिलता है। उसके पहले आप उस पॉलिसी के पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। ओह, दैट मेक्स टोटल सेंस। मिताक्षरा ब्लड रिलेशन यानी प्रोपिंक्विटी पर जोर देता है, वहीं दया भागा कंप्लीटली स्पिरिचुअल एफिकेसी पर आधारित है कि मृत्यु के बाद सक्सेशन कैसे ओपन होगा। सही कहा। तो चलिए वापस अपने मिताक्षरा सिस्टम पर आते हैं।
जो देश के ज्यादातर हिस्सों में फॉलो होता है। अब अगर किसी को बाय बर्थ एक आलीशान प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया है, तो क्या वो आजाद है उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करने के लिए? वही, मान लीजिए कोई 18 साल का हो गया और उसे लगा कि इस पुश्तैनी खेत में मेरा हिस्सा है, तो मैं अपना हिस्सा बेचकर एक स्पोर्ट्स कार खरीद लेती हूँ। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आकर हिंदू लॉ अपने सबसे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिन्हें इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्सनरी कहते हैं। ये इस वीआईपी सर्कल के रूल्स हैं। सबसे पहला इंसिडेंट है यूनिटी ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन। मतलब मिताक्षरा कोपार्सनरी में किसी एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर अकेले कोई स्पेसिफिक हक नहीं होता, एक जॉइंट कलेक्टिव हक होता है। बिल्कुल। और इसका सबसे मजेदार पहलू यह है कि जब तक फॉर्मली पार्टीशन यानी बंटवारा नहीं होता, तब तक कोई बता ही नहीं सकता कि उसका स्पेसिफिक शेयर कितना है। ये शेयर मैथमेटिकली फ्लक्चुएट करता रहता है। वही नंदी वाली बात, अगर परिवार में नया बच्चा पैदा हो गया तो सबका शेयर अपने आप कम हो जाएगा, किसी की डेथ हो गई तो शेयर बढ़ जाएगा। फिक्स तभी होगा जब पार्टीशन होगा। जो हमें दूसरे इंसिडेंट पर आता है, राइट टू पार्टीशन। कोई भी अडल्ट कोपार्टनर किसी भी वक्त पार्टीशन की मांग कर सकता है। लेकिन तीसरा इंसिडेंट सबसे क्रिटिकल है, नो अनऑथराइज्ड एलियनेशन, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी कोपार्टनर अकेला प्रॉपर्टी बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही स्पोर्ट्स कार वाला एग्जाम्पल, अपना हिस्सा अकेले नहीं बेच सकते। क्योंकि लॉ को-पार्सनर्स को ओनर नहीं बल्कि वेल्थ का कस्टोडियन यानी रखवाला मानता है। आने वाली जेनरेशंस की धरोहर है वो। हालांकि इस रिस्ट्रिक्शन में एक छूट कर्ता को दी गई है। कर्ता भी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं बेच सकता ना? नहीं, कर्ता पर भी 3 बहुत स्ट्रिक्ट लीगल बाउंड्रीज हैं। वो प्रॉपर्टी सिर्फ तब बेच सकता है जब अपतकाले हो, यानी लीगल नेसेसिटी, जैसे परिवार पर बड़ा कर्जा हो। दूसरा है कुटुंबार्थ है, यानी बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, जैसे एक प्रॉपर्टी बेचकर बेहतर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हो। एग्जैक्टली। और तीसरा है धर्मार्थ है, यानी कोई इंडिस्पेंसिबल रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करनी हो। अगर इन 3 कंडीशंस के बाहर बेचा तो कोर्ट से रिजेक्ट कर देते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार मॉडर्न एग्जाम्पल है देवकिशन वर्सेस रामकिशन का केस। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। एक कर्ता ने फैमिली प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पर रख दिया था ताकि वो घर की माइनर बेटियों की शादी करवा सके। हाँ, और उसने इसे लीगल नेसेसिटी का नाम देने की कोशिश की। पर कोर्ट ने इस ट्रांजैक्शन को अनलॉफुल घोषित कर दिया, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंडर बच्चों की शादी कराना खुद एक गैरकानूनी काम है, और जो लॉ की नज़र में गैरकानूनी है वो एंसेस्ट्रल वेल्थ बेचने की लीगल नेसेसिटी बनी नहीं सकता। ये आम कानून और हिंदू लॉ का बहुत बेहतरीन इंटरसेक्शन था। और इस वीआईपी सर्कल का एक चौथा अहम रूल था डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। ये साल 2005 से पहले एप्लीकेबल था। अगर इस मेल डोमिनेटेड ग्रुप में किसी को-पार्टनर की मृत्यु हो जाती तो उसका शेयर उसकी पत्नी या बेटी को नहीं मिलता था, बल्कि जिंदा मेल को-पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता था। ये वेल्थ को स्ट्रिक्टली मेल लिनियज में लॉक्ड रखता था। बिल्कुल। तो यहाँ तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जॉइंट फैमिली और को-पार्टनरी के बीच का लीगल डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को एक समझते हैं। पहला फर्क तो प्रॉपर्टी का ही है। जॉइंट फैमिली बिना प्रॉपर्टी के खुशी खुशी एग्जिस्ट करती है, पर को-पार्टनरी एग्जिस्ट ही तब करती है जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। दूसरा फर्क है मेंबरशिप। जॉइंट फैमिली एक ट्रेन की तरह है जिसमें कर्ता, डिसेंडेंट्स, पत्नियां, बेटियां सब सवार हैं। पर ट्रेडिशनली को-पार्टनरी एक बिजनेस क्लास कोच था जिसमें सिर्फ मेल्स ही एंटर कर सकते थे। और तीसरा स्कोप। हर को-पार्टनरी एक जॉइंट फैमिली होती है, लेकिन हर जॉइंट फैमिली को-पार्टनरी नहीं होती। को-पार्टनरी प्योरली एक सबसेट है। अब यहाँ मैं एक शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रही थी। ट्रेडिशनली को-पार्टनरी सिर्फ मेल्स का ग्रुप था। हाँ, ये पास्ट टेंस का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी वेल्थ जर्नी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी है। एक ऐसा लीगल अर्थक्वेक जिसने उन सदियों पुराने एक्सक्लूजन्स को हिला के रख दिया। मैं बात कर रही हूँ 2005 रेवोल्यूशन की। डॉटर्स एज को-पार्टनर्स, ये मॉडर्न हिंदू लॉ का शायद सबसे मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। साल 2005 में पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट पास किया। सेक्शन 6 बदल दिया गया। इस एक लेजिस्लेटिव स्ट्रोक ने उस एक्सक्लूसिवली मेल वीआईपी क्लब का दरवाजा तोड़ दिया। अब बेटियों को भी इक्वल फुटिंग पर ला खड़ा किया गया। अब एक बेटी भी ठीक उसी तरह बाय बर्थ को-पार्टनर बनेगी जिस तरह एक बेटा बनता है। उसके पास अब वही हक है प्रॉपर्टी मांगने के, पार्टीशन डिमांड करने के, और वही लायबिलिटीज भी हैं।
पर थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। लॉ कब पास हो गया, पर ग्राउंड लेवल पर लोगों में और कोर्ट्स में भयंकर कंफ्यूजन मच गया। बहुत ज्यादा। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर मेरा बेटा 2000 में पैदा हुआ, उसको हक मिल गया, पर मेरी बेटी जो 1995 में पैदा हुई थी, क्या उसे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अमेंडमेंट की डेट यानी 9 सितंबर 2005 को पिता का जिंदा होना जरूरी है? इसने बहुत प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए। 2015 में प्रकाश वर्सेस फुलावती केस आया। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कह दिया कि नए कानून का फायदा उठाने के लिए अमेंडमेंट की डेट को पिता और बेटी दोनों का जिंदा होना लाजमी है। अचानक हजारों बेटियां इस टेक्निकलिटी की वजह से बाहर हो गईं। लेकिन लॉ खुद को ठीक करता है। फिर साल 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। 3 जज बेंच ने पिछली सारी एम्बिग्विटीज ध्वस्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कोपार्सनरी का राइट बेटियों को बाय बर्थ मिलता है, चाहे जन्म 2005 से कितने ही साल पहले क्यों ना हुआ हो। और सबसे जरूरी बात, पिता का 9 सितंबर 2005 को जिंदा होना कतई जरूरी नहीं है। लॉ ने उस राइट को रेट्रोएक्टिव मान लिया। रेट्रोएक्टिव शब्द कॉम्प्लेक्स है, पर इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। हक पैदा आपके जन्म से ही हो रहा है जी, लेकिन क्लेम आप अमेंडमेंट की डेट से कर सकते हैं। जब हक बर्थ से मिल रहा है तो पिता की मृत्यु की डेट उस पर रुकावट कैसे डाल सकती है? इस एक इंटरप्रिटेशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को ग्राउंड लेवल पर लागू किया। सुजाता शर्मा केस ने तो यहाँ तक रिकॉग्नाइज कर लिया कि फैमिली की सबसे बड़ी बेटी परिवार की कर्ता भी बन सकती है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जरा उस लंबी जर्नी के बारे में सोचिए जो हमने तय की है। एक परंपरा जो मानती थी कि बेटी शादी के बाद किसी और के परिवार का हिस्सा बन जाती है, उसे वेल्थ जनरेशन से दूर रखा गया था। 2005 के अमेंडमेंट ने डायरेक्टली चैलेंज करके रीडिफाइन कर दिया। अब बेटी शादी के बाद भी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की हकदार है। सच में ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉ नहीं था, बल्कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को खोलने का एक प्राइमरी सोशल जस्टिस टूल था। आज के इस डाइव में हमने देखा कि कैसे हिंदू जॉइंट फैमिली एक ब्रॉडली इंक्लूसिव अम्ब्रेला है और उसके अंदर बैठा कोपार्सनरी वो इंजन है जो एंशिएंट टाइम से वेल्थ को मैनेज करता आया है। हमने मिताक्षरा और दयाभागा समझे, हमने कर्ता पर लगे अनस्ट्रिक्ट लीगल रिस्ट्रिक्शंस को देखा और अंत में उस मॉडर्न रिवॉल्यूशन को समझा जिसने हिंदू लॉ के डीएनए में जेंडर इक्वालिटी इंसर्ट कर दी। पर इन सब बातों पर विचार करने के बाद एक आखिरी थॉट प्रोवोक होता है जो हर किसी को सोचना चाहिए। अगर आज लॉज ऐसे इवॉल्व हो चुके हैं जहां डॉटर्स के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर हक है और कोई भी अडल्ट पार्टीशन मांग सकता है, तो आने वाले कल में बिजनेस और वेल्थ स्ट्रक्चरिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के दौर में वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली। तो क्या आने वाले 50 सालों में हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस का ये सदियों पुराना स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेलेवेंट रह पाएगा, या फिर धीरे धीरे ये लॉ बुक्स में दबा हिस्ट्री का एक लीगल रेलिक बनकर रह जाएगा? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी को अपने आसपास ऑब्जर्व करना चाहिए। वो बच्चा जो आज हॉस्पिटल में सांस लेते ही प्रॉपर्टी का मालिक बनता था, अब उसकी बहन भी उसके साथ बराबर की भागीदार है। आज हमारी ये डीप डाइव यहीं खत्म होती है। इस सोर्स मटेरियल और लीगल जर्नी को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया।